नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग अध्याय जो है संसद है और संसद के दूसरा पार्ट है राज्यसभा। तो राज्यसभा से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो हम चलते हैं प्रश्न पर। हमारा प्रश्न एक है कि राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है। ऑप्शन ए है 220, बी है 230, सी है 210 और डी है 250। तो क्या होगा इसका उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा जो है ऑप्शन डी। ठीक है, 250। देखिए, राज्यसभा की निश्चित अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, जिसमें राज्यों यानी संघीय क्षेत्रों से 238 से अनधिक सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में मनोनीत जो है 12 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, जिसमें 225 सदस्य राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा एवं 8 जो है संघीय क्षेत्रों, 3 जो है दिल्ली, 1 है पुडुचेरी, 4 जम्मू कश्मीर, ठीक है, से एकल संक्रमणीय मत पद्धति से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। प्रश्न 2 है राज्यसभा में होते हैं। ये है 280 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन बी है 275 सदस्य, जिनमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सी है 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। डी है 252 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो क्या होगा आपका उत्तर, बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी संविधान के अनुच्छेद 80(1) के उपखंड क एवं ख के अनुसार जो है राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। प्रश्न 3 है राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है। तो ए है प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, बी है उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान, सी है उनके क्षेत्रफल के अनुपात में स्थान, डी है उनके राजस्व के अनुपात में स्थान। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, उनके जनसंख्या के अनुपात में स्थान। राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता गया है। इस प्रकार किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, इसका निर्धारण संविधान की 4थी अनुसूची में कर दिया गया है। ठीक है। प्रश्न 4 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 है संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। 2 है निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। 3 है भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन है ए केवल 1, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। दिल्ली के लिए 3, पुडुचेरी के लिए 1 तथा जम्मू एवं कश्मीर के लिए 4 राज्यसभा सीट है। निर्वाचन संबंधी झगड़ों का निर्णय करना जो है न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं। तो इसमें जो दिया है 3 जो ऑप्शन कोई भी सही नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 5 है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो ए है राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, बी है राज्यों की विधान परिषद द्वारा और सी है राज्यों की विधान परिषदों द्वारा और डी है नगरपालिका के सदस्यों एवं ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 80(4) के अनुसार राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। प्रश्न 6 है निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है। तो 1 है यह भंग नहीं किया जा सकती। उसके बाद से 2 है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 3 है प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। 4 है इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो कूट में दिया है ए में 1, 2 और 3, बी में 2, 3 और 4, सी में 1 और 3 और डी में 2 और 4। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में 1 और 3 दिया है, यानी यह भंग नहीं होता है, यानी राज्यसभा जो है भंग नहीं होता है। और 3 है प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, यानी 3 हो जाएगा। हमारा 4 और 2 नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 3, यानी राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके सदस्यों की आयु कम से कम 30 वर्ष होती है, ना कि 25 वर्ष। इसमें ऑप्शन में 4 में दिया है 25 वर्ष, तो 25 वर्ष नहीं होती है, 30 वर्ष होती है।
7 नंबर प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। कारण आर, उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। और डी में ए गलत है किंतु आर सही है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? हमारा इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न 8 है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ए है 3 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 6 वर्ष और डी है 2 वर्ष। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रश्न 9 है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। बी, इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। सी, इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। डी, इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। प्रश्न 10 है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ए 4 वर्ष के लिए, बी 5 वर्ष के लिए, सी 6 वर्ष के लिए और डी आजीवन। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन सी, 6 वर्ष के लिए। ठीक है। प्रश्न 11 है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि ए, सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। सी, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? डी है, बी एवं सी दोनों सही है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। प्रश्न 12 है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल ए 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है। बी, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है। सी, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है। डी, समाप्त होने का विषय नहीं है। तो क्या होता है इस प्रश्न का उत्तर? देखिए क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, समाप्त होने का विषय नहीं है। प्रश्न 13 है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ए, राष्ट्रपति, बी, उपराष्ट्रपति, सी, सर्वोच्च न्यायालय, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा जो है अस्थायी सदन होता है, इसको भंग नहीं किया जाता है। ठीक है। प्रश्न 14 है, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो ये राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। बी, इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। सी, राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है। डी, भारत के महान न्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। राज्यसभा जो है अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा 1/3 सदस्य का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। साथ ही उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा महान न्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। प्रश्न 15 है, राज्यसभा कैसे भंग होती है? तो ए है सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर। बी है राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद भंग करते हैं। सी, लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाती है और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 16 है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? ए, राष्ट्रपति द्वारा, बी, प्रधानमंत्री द्वारा, सी, मंत्रिपरिषद द्वारा और डी, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। ठीक है। जो है राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता है, ये अस्थायी सदन होती है। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो ए है 10, बी है 15, सी है 12 और डी है 20। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन सी हो जाएगा 12। अनुच्छेद 80(1) क अनुच्छेद जो है 80(3) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। ठीक है। प्रश्न 18 है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ये है राज्यसभा में 10 सदस्य, बी है राज्यसभा में 2 सदस्य, सी है राज्यसभा में 15 सदस्य, डी है राज्यसभा में 12 सदस्य। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यसभा में जो है 12 सदस्य। प्रश्न 19 है, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। एक है,
उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। 2 है जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। 3 है राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है 1 एवं 2 सही है, बी है 1 एवं 3 सही है, सी है 2 एवं 3 सही है और डी है 1, 2 एवं 3 सही है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3 सही है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर जाएगा हमारा ऑप्शन बी पर 1 और 3 सही है। दिए गए अभिकथनों में अभिकथन 2 गलत है। ठीक है, यहाँ जो है 2 गलत है। उसके बाद से राज्यसभा के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यथा संशोधित के अनुसार व्यक्ति का नाम किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। 6 अप्रैल 2003 से पहले यह आवश्यक था कि प्रत्याशी का नाम जिस राज्य की मतदाता सूची में हो वहीं से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, परंतु 2003 के संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें परिवर्तन कर दिया गया, अर्थात अब उसी राज्य की मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं तो हमारा जो है ये 2 गलत है और 1 और 3 सही है। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 32 वर्ष, डी 35 वर्ष। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 30 वर्ष। ठीक है, भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। निचले सदन को लोकसभा तथा उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। राज्यसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष की होती है। ठीक है, प्रश्न 21 है प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी। तो ए है जयललिता, बी है नरगिस दत्त, सी है वैजयंती माला और डी है देविका रानी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नरगिस दत्त भारत की प्रथम अभिनेत्री जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया वो थी नरगिस दत्त। उनका कार्यकाल 3 अप्रैल 1980 से 3 मई 1981 तक रहा। जयललिता जयराम AIDMK की राज्यसभा सदस्य थी जो 3 अप्रैल 1984 से 28 जनवरी 1989 तक अपने पद पर रही। वैजयंती माला वाली 27 अगस्त 1993 से 26 अगस्त 1999 राज्यसभा के लिए नामांकित सदस्यों में से थी। देविका रानी चौधरी बस 1969 में प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली अभिनेत्री थी। प्रश्न 22 है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? तो देखिए यह प्रश्न जो है हमारा नेगेटिव प्रश्न है। तो अब देखते हैं ऑप्शन की तरफ। तो ए है राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। बी है राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। सी है ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। डी है राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थिति एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करें कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। साथ ही ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित होने के उपरांत संसद बनाती है, न कि केवल राज्यसभा। तो अतः इस तरह से हम देखते हैं तो डी ऑप्शन जो है सही नहीं है, बल्कि जो है ए बी सी हमारा ऑप्शन ठीक है। तो इसमें हमें चुनना था कि कौन से सही नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 23 है राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प ए है लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए। बी है लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। सी है राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारणतः बहुमत से पारित कर लिया जाए। डी है राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। तो क्या होगा इसका उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, प्रश्न 24 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? ए है अनुच्छेद 115, बी है अनुच्छेद 117, सी है अनुच्छेद 240, डी है अनुच्छेद 249। तो क्या होगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 249। 25 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। 2 है राज्यसभा
अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। सी है राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, केवल 1 और 2। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, केवल 1 और 2। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा में उसकी सिफारिशों हेतु प्रेषित किया जाता है, जिसे राज्यसभा 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशें हित लोकसभा को लौटा देती है। परंतु लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को मानने या न मानने हेतु स्वतंत्र है। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक लोकसभा को वापस नहीं करती तो उसे उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। अतः राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन या अस्वीकार करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 113(2) के अनुसार अनुदान मांगे लोकसभा में रखी जाएगी तथा उसे ही उस पर मतदान का अधिकार होगा। अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत भारत सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण होता है, जिस पर दोनों सदनों में साधारण चर्चा होती है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, केवल 1 और 2। प्रश्न 26 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन ए, किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को प्रेषित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यतः स्वीकार की जानी होती है और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। कारण आर है, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ जो है ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन क्या है हमारा? डी सही होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं? तो ए है साधारण विधेयक, बी है संवैधानिक संशोधन विधेयक और सी है राज्य पुनर्गठन विधेयक और डी है धन विधेयक। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन डी हो जाएगा, धन विधेयक। ठीक है, धन विधेयक जो है राज्यसभा में जो है प्रथम बार प्रस्तावित नहीं है। ठीक है, प्रश्न, राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? तो यह है लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। बी, लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती। सी, लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है। डी, राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 109(2) के अनुसार लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को या तो स्वीकार करेगी या उनमें से सभी या किन्हीं को अस्वीकार करेगी, क्योंकि धन विधेयक के बारे में लोकसभा को विशेष प्राधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त है। प्रश्न 29 है, निम्न में से कौन सी शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है? तो यहाँ देखिए, एक है धन वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। 2 है धन विधेयक के निस्तारीकरण अथवा संशोधन के संबंध में। 3 है मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में। 4 है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में। निम्नलिखित कूटों में से कौन सही है? तो यहाँ ए दिया है 1, 2, 3, 4, बी दिया है 1, 2, 3, सी है 1, 3, 4, डी है 2, 3 और 4। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। धन विधेयक के प्रस्तुतिकरण एवं इसके निस्तारीकरण एवं संशोधन के संबंध में अनुच्छेद 109 तथा मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में अनुच्छेद 75(3) लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से शक्तियाँ प्राप्त है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन अनुच्छेद 312 के संबंध में राज्यसभा को अनन्य शक्ति प्राप्त है। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? तो ये है राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तन करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना। बी है संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। सी है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना और राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात उसकी पेंशन निर्धारित करना। डी है चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण करना और चुनाव आयुक्त की संख्या निर्धारण करना। तो देखिए, यहाँ जो है अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा यदि अपने उपस्थिति एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा अन्य सूची
के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद उस पर कानून बना सकती है। इसी प्रकार यदि राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, जिसमें न्यायिक सेवा भी शामिल है, तो इसके लिए यदि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के समर्थन से संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 31 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ए है अनुच्छेद 115, बी है अनुच्छेद 116, सी है अनुच्छेद 226, डी है अनुच्छेद 249। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 249। प्रश्न 32 है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो ए है राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना, बी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही करना, सी है एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक नई अखिल भारतीय सेवा में सृजन हेतु संस्तुति करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत एक नई अखिल भारतीय सेवा में सृजन हेतु संस्तुति करना राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं, जिनके अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा है, के लिए यदि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के समर्थन से संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतित शक्ति के अंतर्गत आता है? तो यह है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, बी है आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, सी है किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, डी है अपने सभापति को अपदस्थ करना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अब चलिए प्रश्न नंबर 34 है। 34 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? तो ए है नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, बी है संविधान में संशोधन करने के विषय में, सी है सरकार को हटाने के विषय में, और डी है कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा संविधान में संशोधन करने के विषय में। ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है, यदि सरकार राज्यसभा से में पराजित हो जाए तो क्या होता है? तो ए है प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देता है, बी है संसद भंग हो जाती है, सी है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, डी है उपयुक्त में से कुछ नहीं होता है। तो देखिए, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर, उपयुक्त में से कुछ भी नहीं होता है। प्रश्न 36 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो ए है इस संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण सूचीबद्ध है, बी है इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं, सी है जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, डी है इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। तो देखिए, 4थी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों के लिए अलग अलग स्थानों का आवंटन किया गया है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण है 7वीं अनुसूची में, और भाषा 8वीं अनुसूची में है। जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन संबंधी जो प्रावधान है 5वीं और 6वीं अनुसूची में है। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन जो है डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है। प्रश्न 37 है, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो यह है आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र, बी है आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, सी है गुजरात तथा राजस्थान, और डी है महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु। तो देखिए, जिस समय ये प्रश्न बना था उस समय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त था। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के विभाजन के उपरांत आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें तथा तेलंगाना में 7 सीटें हैं, जबकि तमिलनाडु में 18 सीटें। तो इसी प्रकार महाराष्ट्र में 19 और गुजरात में 11 एवं राजस्थान में 10 राज्यसभा सीटें हैं। वर्तमान में राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व वाले राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के समूह है तो आंध्र प्रदेश, गुजरात एवं मध्य प्रदेश, इसमें 11 सीटें हैं। ओडिशा एवं राजस्थान में 10 सीटें, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में 16 सीटें, छत्तीसगढ़ एवं हरियाणा में 5 सीटें, पंजाब, असम एवं तेलंगाना में 7 सीटें, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं एनसीटी दिल्ली 3 सीटें, और अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एवं पुडुचेरी, इन सब में 1 सीटें हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं तो हमारा जो उत्तर होना चाहिए इस प्रश्न में नहीं दिया है, इस प्रश्न के ऑप्शन में इसका उत्तर नहीं दिया है। ठीक है। प्रश्न 38 है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? ए है आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, बी है आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, सी है बिहार तथा गुजरात, डी है महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर?
तो देखिए आंध्र प्रदेश में 11 सीटें इस समय, पहले 18 था। मध्य प्रदेश में 11 है, पहले जो है 16 था। तमिलनाडु में 18, बिहार में 16, गुजरात में 11, महाराष्ट्र में 19, उत्तर प्रदेश में 31 है। इससे पहले जो है 34 था। पश्चिम बंगाल में 16, कर्नाटक में 12। तो हम देखते हैं कि हमारा प्रश्न पूछा है कि आवंटित स्थान योग के बराबर है। तो हमारा इस प्रश्न में कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो इस प्रश्न का उत्तर जो है संभव हो सके। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होने के कारण ये प्रश्न जो है संभावित उत्तर नहीं है इसमें। प्रश्न 39 है, नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है, उनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। तमिलनाडु में 18 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 19 है, पश्चिम बंगाल में 16 है, लेकिन मध्य प्रदेश में 16 नहीं बल्कि जो है 11 सीटें हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में 16 सीटें नहीं हैं बल्कि 11 है। ठीक। प्रश्न 40 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए यहाँ दिया है ए में आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में 18 दिया है बल्कि 18 नहीं है, यहाँ जो है 11 है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये भी प्रश्न हमारा जो है उचित इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए ये भी प्रश्न अधूरा है। ठीक है। प्रश्न 41 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ है कि राजस्थान, तो ये हमारा चला जाएगा 1 में, राजस्थान में 10 सीटें। उसके बाद से गुजरात है तो गुजरात चला जाएगा 3 में, 11 सीटें, गुजरात हमारा 3 में। उसके बाद से है सी में कर्नाटक हो जाएगा 4 में 12 सीटें, कर्नाटक चला जाएगा 4 में 12 सीटें। और डी है पंजाब हमारा जाएगा कहाँ? तो 2 में 7 सीटें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। 42 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए मिलाते हैं इसको। तो यहाँ जो है ए में चला जाएगा हमारा ऑप्शन 2, हमारा ए हो जाएगा ऑप्शन 2। उसके बाद से बी चला जाएगा 3 में, बी हमारा गया 3 में। उसके बाद से सी जाएगा 1 में, सी गया 1 में। और उसके बाद से डी गया 4 में, डी 4 में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ ए आंध्र प्रदेश 18, तो यही जो है हमारा सही सुमेलित नहीं है क्योंकि इसमें 11 है। ठीक है, बाकी जो है सही सुमेलित है। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 44 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? ए छत्तीसगढ़, बी हिमाचल प्रदेश, सी झारखंड और डी जम्मू कश्मीर। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। देखिए जो विकल्प दिए गए हैं इसमें जो है राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या इस प्रकार से है। छत्तीसगढ़ में 5 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है, झारखंड में 6, जम्मू एवं कश्मीर में 4 है। तो सबसे कम कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। प्रश्न 45 है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ए है लोकसभा में, बी राज्यसभा में, सी संसद के दोनों सदनों में, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों में। संसद के दोनों सदनों में संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में 3, पुडुचेरी में 1 तथा जम्मू और कश्मीर में 4 को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो शेष संघीय क्षेत्रों को इनमें प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है। तो लोकसभा में अधिकतम 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न 46 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 है राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। 2 है जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। तो इस कथन में कौन सही है? तो ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, और डी है न तो 1 और न ही 2। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी केवल 2। अनुच्छेद 89 जो है 1 के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है जो कि सदन का सदस्य नहीं होता, परंतु अनुच्छेद 89(2) के अनुसार राज्यसभा का उपसभापति सदस्यों में से चुना जाता है। इसलिए कथन 1 गलत है। अनुच्छेद 54(क) के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य निर्वाचनगण
में शामिल होते हैं, न कि मनोनीत सदस्य। जबकि अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, इसलिए कथन 2 सही है। ठीक है। प्रश्न 47 है, राज्यसभा का अध्यक्ष ए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बी संसद द्वारा चयनित होता है, सी उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है और डी राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) में यह उल्लेखित है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अतः विकल्प सी सही होगा। ठीक है। अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्यों को मिलाकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। प्रश्न 48 है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो ये है राज्यसभा का, बी है लोकसभा का, सी विधानसभा का और डी विधान परिषद का। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्यसभा का अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का जो है पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है। परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है। 49 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तो ये उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी स्पीकर। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? हो जाएगा ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति। ठीक है। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? तो ये है लोकसभा, बी राज्य विधानसभा, सी राज्यसभा और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका उत्तर? हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राज्यसभा। प्रश्न 51 है, निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? ए प्रधानमंत्री, बी भारत के उपराष्ट्रपति, सी वह व्यक्ति जो इस पद के लिए चुना जाता है और डी भारत के राष्ट्रपति। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन बी हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। प्रश्न 52 है, राज्यसभा के चेयरमैन है तो ये भारत के उपराष्ट्रपति, बी उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, सी मुख्य चुनाव आयुक्त, डी भारत के प्रधानमंत्री। तो क्या होगा उत्तर इसका? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत के उपराष्ट्रपति। 53 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के वर्तमान सभापति है ए मीरा कुमार, बी नजमा हेपतुल्ला, सी हामिद अंसारी, डी प्रतिभा पाटिल। तो क्या होगा इसका उत्तर? देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 एवं अनुच्छेद 79(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो तदनुसार राज्यसभा के वर्तमान में सभापति वेंकैया नायडू है। तो इसमें ऑप्शन में वेंकैया नायडू नहीं दिया है, इसलिए यह प्रश्न का सही उत्तर नहीं होता है। ठीक है। 54 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ? तो ऑप्शन ए है 1950 में, बी है 1951 में, सी 1952 में और डी 1953 में। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1952 में। भारतीय संसद को दो सदनों यानी राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती है। इसका विघटन भी नहीं होता है, बल्कि इसके 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम इसका गठन जो है 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। ठीक है। प्रश्न 55 है, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है? यह है राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेष से हो, विशेषज्ञ हो, और बी है राज्यसभा के उपराष्ट्रपति, सी है मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, डी राज्यसभा में सदन का नेता और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो है वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेता है। तो मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जो है इस वीडियो का हमारा ये अंतिम प्रश्न था। ऐसे ही प्रश्नों के लिए और ऐसे ही वीडियो के लिए जो है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर इस प्रकार के प्रश्नों का वीडियो जो है मिल सके। अब हम चलते हैं, धन्यवाद।